पर आइए, सेकंड के केस में आप देखें मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹20,000। तो यहाँ पर की फैक्टर हमारा क्या है, बाय है। क्या गिवन है, बाय गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी बाय गिवन हो तो मैंने बताया था बाय का मतलब होता है कि ये वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है डिफरेंस की। तो जब डिफरेंस की डायरेक्टली गिवन है वैल्यू तो ये कहां जाएगी, करेक्ट रिवैल्यूएशन में। तो इस कंडीशन में आपको ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, इस कंडीशन में सीधे ही ये वैल्यू देखिए रिवैल्यूएशन के लिए मूव कर दी। जब भी बाई हो तो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन पे आप ले जाइए। और ये क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है। देन एक एंट्री आपकी यहां पर हो गई। इट मींस ओल्ड वैल्यू जो आपकी गिवन थी वो क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 1 लाख गिवन थी, और इसको आपने इंक्रीज कितने से कर दिया, 20,000 से। तो न्यू वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,000। बहुत ही आसान है, बस देखिए कि टू कहां पर यूज हो रहा है, बाई। जब बाई वर्ड यूज हो तो डायरेक्टली इवैल्यूएशन लेकर के जाइए, और जब बल्कि पिछली बार जब टू वर्ड यूज हो रहा था तो टू के केस में डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में वैल्यू लेकर के आए थे, क्योंकि ये हमारी न्यू वैल्यू गिवन थी। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,20,000 मींस मार्केट वैल्यू गिवन है, न्यू वैल्यू गिवन है। तो जब बेटा न्यू वैल्यू गिवन होगी तो न्यू वैल्यू तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो इसलिए जो इसका ट्रीटमेंट है डिक्टो न्यू वैल्यू आप न्यू बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और यहां पर कैलकुलेट करते समय न्यू अमाउंट माइनस ओल्ड अमाउंट करके आप वैल्यू 20,000 ले आएंगे, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत है। तो ध्यान देना होगा कि डिफरेंस आपको किस में निकालने की जरूरत है। मैं सर्किल कर रहा हूं ताकि याद रहे, डिफरेंस आपको निकालना है किसमें, पॉइंट नंबर 1 पे। डिफरेंस किसमें निकालना है, पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 2 पर डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि यहां पर देखिए बाय दे रखा है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली ही आपने काम कर दिया। तो जो डिफरेंस है वो पता चल गया। 4 पर आते हैं, मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यू। तो देखिए यहां पर 4 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये एंट्री तो नहीं होगी, कुछ और एंट्री होगी। तो ये इसके बाद बताता हूं, पहले सेम एंट्रीज। देन पॉइंट नंबर 6, मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20,000। तो इसको समझ लिए कि क्या है, इसका मतलब है, पहला मतलब क्या है, आप क्या पहचानोगे, कीवर्ड, करेक्ट, बाई। और जब भी बाई होगा तो आप क्या करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे या नहीं फाइंड करोगे, निकालोगे या नहीं निकालोगे, नहीं निकालेंगे। जब भी बाई दिया हुआ है तो डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना है, बाई का मतलब ही डिफरेंस है। तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप इवैल्यूएशन में शो करेंगे। अब बात आता है इज फाउंड अंडर वैल्यूड। क्या हो गया, ये अंडर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि वैल्यू कम हो रही है, कम थी। तो जब वैल्यू कम थी तो आप क्या करिए, ज्यादा कर दीजिए। अब कोई चीज कम है उसको ज्यादा करेंगे तो मतलब इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के केस में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मींस क्रेडिटेड, सेम यही एंट्री बन करके आ जाएगी। तो बाय मशीनरी 20,000, और न्यू वैल्यू 1 लाख थी ओल्ड, 20,000 हमने उसको इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि अंडर वैल्यूड थी। अंडर वैल्यूड को इंक्रीज करके पार पे ले आए, तो न्यू वैल्यू हो गई 1,20,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 7 पर आते हैं, ये हो गया हमारा 6। 7th है, मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो देखिए बच्चों क्या है, यहां पर स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं। मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, और विश्वास रखिए कि ये वाला पोर्शन जो है उनसे गलत हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में जब हम इसको अंडर वैल्यूड करने की बात कर रहे थे, और अंडर वैल्यूड में परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज के केस में थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि परसेंटेज में क्या करना है। परसेंट का मतलब होता है 100, और इसमें से अंडर वैल्यूड है कितने पर, 20 पर। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसकी करंट पोजीशन हुई। करंट पोजीशन मींस 80%, कि जो वैल्यू आपकी दे रखी है वो कितनी है, 80% दे रखी है। तो अगर ये वैल्यू 80% पर है तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में
हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन कितनी है, 1 लाख गिवन है, करेक्ट। और जब वैल्यू हमारे पास 1 लाख गिवन है तो इसके लिए ये स्टैंड कर रही है कितने पर, 80 पर। और बेटा हमें निकालना कितना है, 20%। तो इस जगह पर जब 7 के केस में हम आ रहे हैं तो मशीनरी को हमें अंडर वैल्यू दे रखा है कितने से, 20% से। तो हम 20% इसका कैलकुलेट करके ही इंक्रीज करेंगे। तो 1 लाख का 20% वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 25,000। और मैक्सिमम केस में स्टूडेंट्स एंट्री तो यही करते हैं और वैल्यू भी लिख करके बैठते हैं। मैं फिर इस जगह आपको बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए यहां बोर्ड पर लिख दिया है। बाय मशीनरी 20,000 ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स लिखेंगे और न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 ही शो करेंगे। मगर ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको बोला कि नहीं, इसको नहीं करना है। ये वैल्यू आपकी ऐसे निकल करके आएगी 25,000। जिन्होंने 25,000 निकाल ली है तो गुड, उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया, इट्स अ गुड जॉब। और जिनका नहीं है, जिनकी वैल्यू 20,000 है, उनको यह समझ लेना चाहिए कि उनका एक रॉन्ग होने वाला क्वेश्चन इस क्लास की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से सही हो रहा है। तो यहाँ पर 25,000 परसेंटेज लेंगे, एंट्री बेटा यही रहेगी, बस वैल्यू इस जगह थोड़ी सी बदल जाएगी, दिस वैल्यू इज 25,000। और फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बैलेंस शीट में, दिस इज 1,25,000। इफेक्ट यही रहेगा, प्लस हो रहा है, मगर वैल्यू आपको ध्यान देनी। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब परसेंटेज दी हो तो जितनी परसेंटेज है उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ था अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन होती, सर ये 80 कैसे आया। तो बेटा देखो, जो 80 है उसको मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको लेट एज्यूम, हमने इस जगह इसको एज्यूम किया कि ये स्टैंड कर रहा है कितने पर, 100 पर। और 100 में से अंडर वैल्यूड है 20%। तो अगर 20% से अंडर वैल्यूड है तो करंट पोजीशन कितने पे स्टैंड कर रही है, करंट पोजीशन 80% पे स्टैंड कर रही है। इसके यूनिटरी कॉन्सेप्ट लगाया, 1 लाख वैल्यू दे रखी थी, उस पे डिवाइड बाय 80 इनटू जो न्यू वैल्यू है 20, ये कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली निकालते हैं, हमने डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे, 1 लाख है, जो 1 लाख की परसेंटेज है वो 80, और सीधे सीधे अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,25,000, मतलब ये आपका न्यू अमाउंट आ गया। तो आप इस परसेंटेज के केस में न्यू अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एप्रिशिएट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना अमाउंट से इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर न्यू निकालते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है। एंट्री तो सेम रहेगी मगर अमाउंट थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे। 9 है हमारा, मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, इसको ध्यान से समझिएगा। ये अंडर वैल्यूड था, और अगर बेटा एप्रिशिएट है तो ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल वैल्यू है, और आप डायरेक्टली इस जगह पर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर बेटा जो मशीनरी आपके पास गिवन है, ओल्ड मशीनरी, वो कितनी गिवन है, 1 लाख गिवन है, और इसको आपको एप्रिशिएट करना है, कितने से एप्रिशिएट करना है, 20% से। तो इसका मतलब है कि 20,000 से आप एप्रिशिएट कर दोगे। एप्रिशिएट करने के लिए न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू 1 लाख, 20,000 से आपने एप्रिशिएट किया, देन वैल्यू इज 1,20,000। तो यहाँ पर 1,20,000। और जब इवैल्यूएशन पे जाएंगे तो ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज के केस में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, एसेट्स क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट एंट्री तो वही होगी मगर वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। अब वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1,20,000, तो डिफरेंस हो गया 20,000। जितने से इंक्रीज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको मेंशन कर सकते हो। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 9। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, अनरिकॉर्डेड मशीनरी फाउंड। अनरिकॉर्डेड मशीनरी फाउंड, इसका मतलब कि पहले से मशीनरी नहीं थी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन न्यू प्रोफेशनल रेशियो, ये मशीनरी हमको अचानक मिल गई। तो जैसे ही अचानक मिली तो ये किसका पार्ट होगा, इंक्रीज का। तो इसको हम इंक्रीज के सेगमेंट में रखेंगे, और इंक्रीज के पार्ट में ओल्ड वैल्यू थी 1 लाख,
न्यू वैल्यू 20,000, तो न्यू बैलेंस शीट में 1,20,000 मेंशन करेंगे। और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे प्लस रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में। तो देखिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट में यहाँ पर कर दिया। तो इन सब कंडीशन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना चाहिए, और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको दी वो आपकी थी पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट नंबर जो 7 है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट के लिए है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरी बात आपको यहाँ पर यह था कि हम लोग सर्किल इस बात के लिए कर रहे थे कि किसमें हमको वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट वाले केस में डिफरेंस निकालना था, सेकंड वाले केस में को डिफरेंस नहीं निकालना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे डिफरेंस दे रखा था। थर्ड में हमको डिफरेंस निकालना था, सिक्स वाली वैल्यू में हमको डिफरेंस नहीं निकालना था क्योंकि वैल्यू दे रखी थी। मगर 7 में परसेंटेज गिवन थी, तो जब परसेंटेज गिवन है तो हमको इसका डिफरेंस अमाउंट में कैलकुलेट करना था। 9th वाले केस में परसेंटेज है, तो 9 में भी हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मगर 10 में हम लोग डिफरेंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब इन सब मल्टीपल केस में से केस नंबर 2, केस नंबर 6 और केस नंबर 10 में हमें डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली इंक्रीज्ड वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कहां क्रेडिट कर देंगे? बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। अब इस केसेस के बाद में भी हमारे पास कुछ केसेस बचते हैं, और वो केसेस जो इनके बचे हुए हैं वो है हमारा 4, 5 और 8। ये 3 केसेस हमारे पास हैं 4, 5, 8, जिसमें कि ये वाली एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि ये जस्ट अपोजिट केस के लिए है, मगर इनकी कॉमन ही होगी वैल्यू को चेंज करते हुए। तो बेटा इस पे हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि ये कंडीशंस तो इसके ऊपर नहीं लगेगी कि यहाँ पर एसेट्स हमारी इंक्रीज कर रही है। अब अगर एसेट्स इंक्रीज नहीं कर रही तो क्या होगा? पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20,000। इसका मतलब है कि जो मशीनरी है वो आपकी 20,000 से ज्यादा है। तो अगर 20,000 से ज्यादा है तो ओल्ड वैल्यू जो थी वो 1 लाख थी, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो कम कर दो। तो जब आप उसको डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होने का इंपैक्ट होगा। तो डिक्रीज होने का इंपैक्ट है, यहां पर हम इसको सीधे सीधे डिक्रीज करते हैं 20,000, और डिक्रीज अगर करेंगे तो इधर की तरफ वैल्यू लिखेंगे डेबिट में, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी टू मशीनरी। और न्यू बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट देख लीजिए। न्यू मशीनरी जब आप मेंशन करोगे तो 1 लाख में से 20,000 माइनस किया और न्यू वैल्यू आपकी हो जाएगी 80,000। ये हो गया आपका कौन सा केस? केस नंबर 4। अब हम आते हैं केस नंबर 5 पे। 5 है मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। हाँ एक बात और, मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड, यहां देखो कीवर्ड बाय था, तो जब भी बाय होता है तुमको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं होती है, सीधे ही हम उस वैल्यू को शो कर देते हैं। तो जब यहां पर वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही थी तो हमें क्या करना है? कम करना है, तो इसलिए कम कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं 5th पे, मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। फिर से जिन लोगों को परसेंटेज में प्रॉब्लम थी इस बात को समझ लीजिए, इज फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब है करेक्ट, ज्यादा वैल्यू होना। करंट में हमारे पास जो पोजीशन है उसमें जो कंडीशन है उसको हम लेते हैं परसेंटेज पर, लेट अज्यूम 100, और ये 25% से बेटा ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये स्टैंड कितने पे कर रहा होगा? 125% पे। और ओल्ड वैल्यू जो हमारे पास गिवन है ये 1 लाख है, ये 1 लाख 125% पे गिवन है। इसका मतलब है कि हम इसको 25% से कम कर दें। तो अब इस कंडीशन में इसको अगर हम 25 से कम करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई? करेक्ट 20,000। तो ये आपके डिक्रीज होने वाली वैल्यू आ गई। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जब डायरेक्टली अगर न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो न्यू वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 100, क्योंकि अब परसेंटेज नया 100 हो जाएगा। ये हो गया 80,000। अब अगर आप इसके थ्रू जाते हैं या फिर इसके थ्रू जाते हैं,
अगर आप डायरेक्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि 25% से इंक्रीज कर गया है, तो डायरेक्टली आप ऐसी कंडीशन में डिक्रीज वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो कर दीजिए और फिर न्यू बैलेंस शीट में माइनस कर दीजिए। अगर आप फुल परसेंटेज निकाल लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा कहना ये है कि अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो इस रास्ते जाओगे, यू हैव अ टू वे बट द इंपैक्ट इज सेम। अगर डिफरेंस निकालते हो तो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएंगे आप, और अगर आप फाइनल वैल्यू निकालते हो तो आप डिफरेंस करके वैल्यू फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000 और 20,000 डिफरेंस वैल्यू आएगा। अभी तक हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि रिवैल्यूएशन में हमेशा हमको डिफरेंस करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से इसके ऊपर सर्किल कर दे रहा हूँ। क्यों सर्किल कर दे रहा हूँ? क्योंकि इसका मतलब है कि आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, मैंने 7 के नीचे देखिए 5 वाली कंडीशन लिखी है, ध्यान से एक बार उसको रिपीट करके देखिएगा और इसको हाईलाइट भी किया है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन पे है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए, और स्टूडेंट जो है इसमें सीधे सीधे मिस्टेक कर देते हैं। अब जब स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, बेटा मिस्टेक करके क्या वैल्यू लाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस जगह केस नंबर 5 बेटा मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने करा हो, तो वो क्या करेंगे 1 लाख का सीधे सीधे 25% कैलकुलेट करते हैं, मतलब 25,000, और ये एग्जामिनेशन में लिख करके आ जाते हो, कहते बल्ले बल्ले। अब आप देखिए, आप में से जिन लोगों ने वैल्यू को अगर गलत किया हुआ हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेम ये परसेंटेज की कंडीशन है, तो परसेंटेज में आप देखिए 25,000 नहीं 20,000 आएगा, आपको इसे कैलकुलेट करना चाहिए। फिफ्थ भी हो गया। अब लास्ट में पास बचता 8, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%। ये है बिल्कुल आसान, क्योंकि यहाँ गिवन है और वेरी इजी। सबसे पहले डेप्रिशिएट है, डिक्रीज है, तो डेबिट में एंट्री होगी, इसलिए हमने इसको डेबिट में एंट्री कर दिया। 20%, हाँ कुछ लोग कहते हैं सर एक बार करके दिखा दीजिए 20% की आ कैसे रहा है। तो देखिए आपके पास ओल्ड वैल्यू गिवन है 1 लाख, और 20% आप इसका सीधे सीधे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू हो गई 20,000। इसका मतलब हमको डिफरेंस निकालना पड़ा, तो इसको मैं सर्किल कर देता हूँ 8। तो जितने ये पॉइंट है जिन जिन में सर्किल है, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंस निकालना है, और जिसमें सर्किल थोड़ा डार्क किया है, ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट करना है परसेंटेज के लिए। और इस कंडीशन में डेप्रिशिएट वैल्यू आपने निकाल ली है, तो फिर न्यू बैलेंस शीट में भी डेप्रिशिएट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऊपर जो केस 1 की केस दे रखा है, केस 1 में 1 2 3 6 7 9 10 इसमें एक जैसी एंट्रीज होगी, सिर्फ 7 वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, और 4 5 8 में एक जैसी एंट्री होगी। इन सब के इंपैक्ट में एसेट्स आपकी प्लस करेगी, इनके एसेट्स में माइनस होगा। हो सकता है पहली बार देखने में कुछ को ये कंडीशंस टफ लगी हो, मगर घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। एक बार अभी इसको आप दोबारा करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स हो गए। मैंने बहुत कोशिश करी है कि एक ही जगह पे सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लूं। तो ये कंडीशंस हैं जो एक सेम नेचर की थी। अभी कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जिसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की होती है। अभी तुम लोग एसेट्स के ही ऊपर थे, अब अगर जैसे बेटा ये एसेट्स की कंडीशंस थी, ठीक उसी तरीके से लायबिलिटीज की भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो लायबिलिटीज की कंडीशन में भी आपको समझना होगा, मशीनरी की जगह मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं तो लायबिलिटी हो जाएगा। कैलकुलेशन और इंपैक्ट ऐसे ही निकल करके आएंगे। यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, वहां लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होगा। मगर आपको क्या ध्यान रखना है, एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो आप उनको क्रेडिट करिएगा, एसेट्स अगर डिक्रीज हो तो उनको डेबिट करिएगा, और लायबिलिटी जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा कि लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तब आप उस कंडीशन में उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और करें। अब ऐसी कंडीशन में ये 10 पोर्शन हो गए हैं, अब हम लोग आगे कंडीशन देखते हैं। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।